दोस्तों, तो आज से हम शुरू करने जा रहे हैं कक्षा 9 में विज्ञान का आपका पहला चैप्टर, जिसका नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, सबसे पहले जो पदार्थ जो है वो क्या होता है, तो प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी होती है उसे वैज्ञानिकों ने पदार्थ नाम दिया था। क्या बोला मैंने कि प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी होती है उसे हम पदार्थ कहते हैं। और वस्तु जो है वो हम कोई भी देखें हमारे आसपास, वो सभी वस्तुएं किसी ना किसी पदार्थ की बनी होती हैं। जैसा बताया गया है आगे कि जैसे जिस हवा में हम श्वास लेते हैं, जो भोजन हम खाते हैं, पत्थर, बादल, तारे, पौधे एवं जंतु, यहां तक कि पानी की एक बूंद या रेत का एक कण, ये सभी क्या होते हैं? पदार्थ होते हैं। सभी वस्तुओं का द्रव्यमान होता है और यह कुछ स्थान या आयतन घेरते हैं, और ये पदार्थ के क्या होंगे? कुछ सामान्य गुण होते हैं। तो पदार्थ जो होता है वो क्या होता है कि प्रत्येक वस्तु जो होती है वो किसी न किसी पदार्थ की बनी होती है, और वस्तु वो कितनी भी बड़ी हो सकती है और कितनी भी एक रेत के कण या एक पानी की बूंद जैसी छोटी भी हो सकती है। चाहे कैसी भी हो वस्तु, वो किससे बनी होगी? हमेशा किसी न किसी पदार्थ से बनी होगी। पदार्थ के कुछ भौतिक स्वरूप होते हैं, तो कौन कौन से हैं वो हैं पदार्थ का निर्माण जो होता है वो कणों से मिलकर के होता है। पदार्थ का निर्माण किससे मिलकर के होता है? कणों से मिलकर के पदार्थ का निर्माण होता है। हम आगे देखेंगे कि ये जो कण जो होते हैं, इनमें भी जो सबसे छोटा कण जो होता है उसे हम परमाणु कहते हैं। अभी के लिए आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि पदार्थ जो है उसका निर्माण होता है, कणों से मिलकर के इसका निर्माण होता है। पदार्थ के ये कण कितने छोटे हैं? पदार्थ के ये कण कितने छोटे हो सकते हैं? तो आप एक उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं कि पदार्थ के कण जो हैं वो कितने छोटे हो सकते हैं। जैसे इसमें बताया गया है कि पोटेशियम परमैंगनेट के बहुत छोटे से क्रिस्टल को जब पानी की बहुत अधिक मात्रा, लगभग 1000 लीटर पानी जो है, और उसमें जब हम पोटेशियम परमैंगनेट की एक बूंद या एक क्रिस्टल को जब हम डालते हैं, तब उससे क्या होता है कि पूरा जो पानी जो होता है 1000 लीटर, ठीक, उस सब का जो रंग जो है वो परिवर्तित हो जाता है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि उस एक कण के अंदर भी, उस एक बूंद या एक क्रिस्टल के अंदर भी पोटेशियम परमैंगनेट के बहुत सारे कण थे, जिसने बहुत विशाल पानी का भी रंग परिवर्तित कर दिया। तो इसका अर्थ ये निकलता है कि एक छोटी सी बूंद या एक छोटे से क्रिस्टल के अंदर भी बहुत सारे कण हो सकते हैं। तो इनका आकार जो होगा वो बहुत छोटा होता है हमेशा, और यही इसमें बताया गया है। और जो अंतिम कण जो होता है, जैसे हम आगे पढ़ेंगे कि अंतिम कण होगा परमाणु, उसको और आगे विभाजित नहीं किया जा सकता है बाद में। तो ये हैं पदार्थ के कुछ भौतिक स्वरूप। आगे बढ़ते हैं। पदार्थों के कुछ अभिलाक्षणिक गुण। पदार्थों के कुछ अभिलाक्षणिक गुण या विशिष्ट गुण, जिनको हम देखेंगे कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। अर्थात कोई भी वस्तु जो होती है, जो पदार्थ से जिसका निर्माण होता है, जो पदार्थ जो होता है, उसके जो कण जो होंगे, उन कणों के अंदर क्या होता है? कुछ ना कुछ उनके बीच में रिक्त स्थान पाया जाता है। दूसरे क्या लिखा हुआ है कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, और कोई भी यदि कोई कण यदि कभी गतिशील है तो हमेशा उसके पास जो ऊर्जा होगी उसको हम बोलेंगे गतिज ऊर्जा। अर्थात किसी भी गतिशील वस्तु के पास कौन सी ऊर्जा होती है? गतिज ऊर्जा। तो पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, उनमें गतिज ऊर्जा होती है, और तापमान बढ़ने से कणों की गति तेज हो जाती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि तापमान बढ़ने से कणों की गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाती है। इसका अर्थ यह हुआ कि जब भी हम तापमान बढ़ाते हैं, तापमान बढ़ाते ही क्या होता है कि जो कण जो होते हैं वो तेज गति से गति करने लग जाते हैं। तो इसका अर्थ यह हुआ कि यदि इनकी गति बढ़ गई है तो इनकी गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाएगी। तो इसका सीधा संबंध यह हो जाता है कि गतिज ऊर्जा बढ़ने से, तापमान बढ़ने से गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाती है। अगला लिखा हुआ है पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। आकर्षण बल का सामर्थ्य प्रत्येक पदार्थ में अलग अलग होता है। क्या बोला मैंने कि जो पदार्थ जो होते हैं उनके कण जो होते हैं वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, और इनका सामर्थ्य जो होता है वो क्या होता है? अलग अलग। जैसे मैं बात करूं, एक जब ठोस पदार्थ जब हम बात करेंगे तो ठोस पदार्थ के अंदर जो कणों के मध्य आकर्षण जो है वो ज्यादा होगा एक द्रव पदार्थ की अपेक्षा,
क्योंकि द्रव जो होगा उसके कणों के अंदर आकर्षण जो है थोड़ा कम रहेगा, और गैस जो होगी इनके अंदर आकर्षण जो है और ज्यादा कम रहेगा। तो प्रत्येक अवस्था के अंदर या प्रत्येक पदार्थ के अंदर जो आकर्षण का गुण जो है वो भी क्या होता है, अलग अलग होता है। तो ये थे पदार्थों के कुछ अभिलाक्षणिक गुण या विशिष्ट गुण। कौन कौन से थे ये? पहला था पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। दूसरा, पदार्थ के कण जो होते हैं इनके पास गति होती है। अर्थात इनके पास कौन सी ऊर्जा होगी? गतिज ऊर्जा होगी। और इस गतिज ऊर्जा का सीधा संबंध किससे होता है? तापमान से। जैसे ही हम तापमान बढ़ाते हैं तो इन कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। और लास्ट हमने देखा कि पदार्थ जो होते हैं उनके मध्य क्या पाया जाता है? पदार्थ के कणों के मध्य आकर्षण बल। और ये आकर्षण बल जो होता है वो प्रत्येक पदार्थ का क्या होता है? अलग अलग होता है। आगे देखते हैं पदार्थ की अवस्थाएं। देखिए, जो पदार्थ की मुख्य रूप से 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैसीय अवस्था। पहले हम बात करते हैं ठोस अवस्था के बारे में। ठोस अवस्था जो होती है उसके पास एक निश्चित आयतन होता है, और ठोस अवस्था के अंदर आकार जो होता है वो भी एक निश्चित होता है। अर्थात ठोस अवस्था में आकार और आयतन जो होंगे वो निश्चित होंगे, जबकि जो द्रव अवस्था जो होती है उसके अंदर आयतन तो निश्चित होता है लेकिन आकार निश्चित नहीं होता। जैसे मैं बात करूं पानी, तो पानी एक द्रव है। यदि पानी को हम क्या काम करें कि एक बोतल में जब डालेंगे तो पानी जो है उस बोतल का जो आकार होगा वो ग्रहण कर लेगा। यदि इस पानी को हम किसी प्लेट में डालते हैं तो वो पानी जो होता है वो प्लेट जैसा आकार ग्रहण कर लेता है, लेकिन इसका आयतन जो होता है वो हमेशा फिक्स रहता है। तो इसका मतलब ये होगा कि द्रव जो होगा उसका आयतन कभी परिवर्तित नहीं होगा, लेकिन उसका आकार जो है वो परिवर्तित हो सकता है। तो पहला ठोस अवस्था के अंदर क्या था? ठोस अवस्था के अंदर आकार और आयतन दोनों परिवर्तित नहीं होते, लेकिन द्रव अवस्था के अंदर आकार परिवर्तित हो सकता है लेकिन आयतन परिवर्तित नहीं होता। अगला है गैस अवस्था। गैस अवस्था के अंदर आकार और आयतन दोनों परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे कोई गैस जब है उसके ऊपर अगर मैं किसी प्रकार का जब मैं बल लगाता हूं, जैसे मान लीजिए किसी एक कंटेनर के अंदर कोई गैस भरी हुई है और पिस्टन की सहायता से जब उस गैस को दबाया जाता है तो गैस जो है उसके आयतन में कमी हो जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि गैस जो है उसके आकार में भी परिवर्तन किया जा सकता है और उसके आयतन में भी परिवर्तन किया जा सकता है। तो ये होती हैं पदार्थ की मुख्य रूप से 3 अवस्थाएं। लेकिन इनके अलावा वर्तमान में 2 अवस्थाएं और पढ़ी जाती हैं, जो कौन कौन सी हैं? एक तो अवस्था होती है प्लाज्मा। कौन सी अवस्था होती है? प्लाज्मा। तो पहले देखिए प्लाज्मा के बारे में क्या है। यह पदार्थ की है चौथी अवस्था। इसमें क्या होता है कि जो गैस जो होती है, यदि गैस को अधिक तापमान पर गर्म किया जाता है तो यह गैस जो होती है वो आयनीकृत रूप में आ जाती है। और यह आयनीकृत जो रूप जो होता है अर्थात गैसों का आयनों में बदल जाना, और यह आयनों का गैस का जो रूप जो होता है इसे हम कहते हैं प्लाज्मा। जैसे फ्लोरोसेंट ट्यूब जो होता है, फ्लोरोसेंट ट्यूब के अंदर जो हीलियम गैस जो होती है वो आयनिक अवस्था में आ जाती है। अर्थात फ्लोरोसेंट ट्यूब के अंदर जो हीलियम गैस जो है वो किसका उदाहरण है? प्लाज्मा का उदाहरण है। इसके अलावा एक 5वीं अवस्था और देखी गई है जिसको हम बोलते हैं बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। 5वीं अवस्था कौन सी देखी गई है? बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट जो है ये अवस्था पदार्थ की जो 5वीं अवस्था खोजी गई है, जिसे सत्येंद्रनाथ बोस भारतीय वैज्ञानिक और आइंस्टीन द्वारा मिलकर के इस अवस्था की खोज की गई थी। इस अवस्था के अंदर क्या बताया गया? इस अवस्था में यह बताया गया ये ऐसी अवस्था है जब हम ऐसी कोई गैस लेते हैं जिसका घनत्व वायु के घनत्व से 1 लाख में भाग से भी कम घनत्व हो। क्या बोला मैंने? ऐसी कोई गैस हो जिसका घनत्व वायु के घनत्व के 1 लाख में भाग से भी कम हो, और उसे बाद में बहुत कम तापमान पर जब उसे ठंडा किया जाएगा तब जो अवस्था जब प्राप्त होती है तो उसे हम बोलते हैं बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। तो वर्तमान में हम पदार्थ की कुल कितनी अवस्थाएं देखते हैं? 5 अवस्थाएं, जिनमें 3 मुख्य अवस्थाएं हैं। कौन कौन सी? ठोस अवस्था, द्रव अवस्था, गैसीय अवस्था।
इसके अलावा दो और अवस्थाएं कौन कौन सी खोजी गई हैं, एक है प्लाज्मा और अगली कौन सी है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। आगे देखते हैं, क्या पदार्थ अपनी अवस्था को बदल सकता है? तो पदार्थ जो होते हैं वो अपनी अवस्था को बदल सकते हैं। जैसे ठोस जो है वो द्रव में परिवर्तित हो सकता है, द्रव जो है वो गैस में परिवर्तित हो सकता है, या कहीं ऐसा हो सकता है कि ठोस जो है बिना द्रव अवस्था में आए डायरेक्ट गैसीय अवस्था में चला जाए। तो इस प्रकार से जो है कि पदार्थ जो हैं वो अपनी अवस्थाएं बदल सकते हैं। पदार्थ की अवस्था बदलने के लिए हमारे पास दो प्रकार के गुण होते हैं, या तो हम क्या काम करें, तापमान में परिवर्तन करें पदार्थ की अवस्था बदलने के लिए, या फिर अवस्था बदलने के लिए दाब में परिवर्तन करते हैं। तो पहले पदार्थ की अवस्था में कैसे परिवर्तन होगा उसमें हम पढ़ेंगे कि तापमान का किस प्रकार से प्रभाव होता है। देखिए, ठोस के तापमान को बढ़ाने पर उसके कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है क्या कि तापमान का और गतिज ऊर्जा का सीधा संबंध होता है। जैसे ही हम तापमान बढ़ाते हैं तो गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। तो गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, गतिज ऊर्जा में वृद्धि के कारण अधिक तेजी से कंपन होने लगते हैं उसके अंदर के कण, और ऊष्मा के द्वारा प्रदत्त की गई ऊर्जा कणों के बीच आकर्षण बल को भी पार कर जाती है। इस कारण अपने नियत स्थान को छोड़कर अधिक स्वतंत्र गति से कण जो है वो गति करने लगते हैं। एक अवस्था ऐसी आती है जब ठोस पिघलकर द्रव में परिवर्तित हो जाता है। वह न्यूनतम ताप जिस पर ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है वह इसका गलनांक कहलाता है। तो क्या बताया मैंने ये कहा कि जैसे ही हम क्या करते हैं, तापमान को बढ़ाते हैं, तापमान को बढ़ाने से क्या होता है कि उसके ठोस के अंदर जो कण जो होते हैं उनकी जो गतिज ऊर्जा जो है वो बढ़ जाती है। गतिज ऊर्जा बढ़ने के कारण उसका जो आकर्षण बल जो होता है कणों के बीच का वो कम होना शुरू हो जाता है, और आकर्षण बल जैसे ही कम होना शुरू होता है और एक ऐसी अवस्था आ जाती है जब ठोस जो है वो किस में परिवर्तित हो जाएगा, द्रव के अंदर। और ठोस का द्रव में बदलना जो है वो क्या कहलाता है, वो गलनांक कहलाता है। किसी ठोस का गलनांक उसके कणों के बीच आकर्षण बल के सामर्थ्य को दर्शाता है। जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया है, बर्फ का गलनांक कितना होता है, 273.15 केल्विन। गलने की प्रक्रिया यानी ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तन को संगलन भी कहते हैं। अर्थात ठोस से द्रव में बदलने की प्रक्रिया जो है वो गलनांक भी कहलाती है, और ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तन को हम एक और शब्द बोलते हैं क्या, संगलन भी उसे कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो मैंने पहले बताया आपको कि ताप से किस प्रकार से परिवर्तन किया जा सकता है, कैसे किस प्रकार से अवस्था बदली जा सकती है, और अब हम देखेंगे कि दाब से भी अवस्था जो है पदार्थ की वो बदली जा सकती है। तो वो कैसे है कि दाब बढ़ने और तापमान के घटने के कारण गैस द्रव में बदल जाती है। जैसे हम क्या करते हैं, किसी गैस को अगर किसी सिलेंडर के अंदर लेते हैं और उस गैस के ऊपर जब अधिक दाब जब लगाया जाता है, जब गैस पर अधिक दाब जब लगाया जाएगा तब जो वो गैस जो है वो द्रव में परिवर्तित हो सकती है। तो इसका मतलब ये है कि दाब बढ़ाने से कोई भी गैस जो है वो द्रव में परिवर्तित हो जाती है, अर्थात उसकी अवस्था में परिवर्तन आ चुका है। तो अवस्था परिवर्तन के हमारे पास कुल कितने साधन हो जाते हैं, दो प्रकार के, एक तो ताप में परिवर्तन कर करके और दूसरा दाब में परिवर्तन करके। इसके अलावा मैंने आपको जैसे पहले बताया था कि कई बार ऐसी अवस्थाएं भी आती हैं जैसे जिसमें कोई पदार्थ होगा वो ठोस से द्रव और द्रव से गैस में जाते हैं, लेकिन कुछ पदार्थ ऐसे होंगे जो बिना द्रव अवस्था में आए डायरेक्ट ठोस से कौन सी अवस्था में चले जाएंगे, गैस अवस्था में। उसी का एक उदाहरण आपको बताया गया आगे। जैसे जो CO2 जो होता है, CO2 द्रव अवस्था में आए बिना सीधा गैस अवस्था में चला जाता है। कौन सा CO2 है ये है ठोस CO2। ठोस CO2 जो होता है वो द्रव अवस्था में आए बिना सीधा किस में चला जाता है, गैसीय अवस्था में। इसी कारण ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को हम क्या कहते हैं, शुष्क बर्फ कहते हैं। और यही आपके एग्जाम में कई बार पूछा भी जाता है कि शुष्क बर्फ किसे कहते हैं, तो शुष्क बर्फ हम किसे कहते हैं, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। तो इसको शुष्क क्यों बोला है हमने, क्योंकि इसमें किसी प्रकार की द्रव अवस्था नहीं आती। ये डायरेक्ट जो है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड ये किस में परिवर्तित हो जाती है, गैसीय कार्बन डाइऑक्साइड में। इसके अलावा आपको कुछ प्रक्रम बताए गए हैं अवस्था परिवर्तन के, जिसमें ठोस, द्रव और गैस आपस में जो परिवर्तन इनमें जो परिवर्तन जो होता है तो इस अवस्था को क्या क्या कहा जाता है। जैसे मैं आपको बताऊं कि जो ठोस जो होता है उसका द्रव में बदलना क्या कहलाता है, संगलन कहलाता है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था गलनांक और संगलन।
तो यह है कि ठोस का द्रव में बदलना संगलन कहलाता है और द्रव का ठोस में बदलना जमना कहलाता है। इसके अलावा द्रव का गैस में बदलना वाष्पीकरण कहलाता है और गैस का द्रव में बदलना संघनन कहलाता है। इसके अलावा ठोस का सीधा गैस में बदलना उदरपातन कहलाता है। इसका अर्थ यह हुआ कि जो मैंने ऊपर आपको बताया है कि जिसमें ठोस कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बिना द्रव अवस्था में आए सीधे गैसीय अवस्था में चली गई थी। इसका मतलब वो कौन सा वो प्रक्रम था, वो था उदरपातन, जिसमें ठोस सीधा किस में परिवर्तित हुआ है, गैसीय अवस्था के अंदर। और यदि गैस सीधा किस में आती है, ठोस अवस्था में, तो उसे भी हम क्या कहते हैं, उदरपातन। तो यदि चाहे ठोस से गैस बने सीधा या गैस से सीधा ठोस बने, ये दोनों प्रक्रियाएं एक ही नाम से कहलाती हैं और क्या नाम होता है इनका, उदरपातन। तो ये थे कुछ प्रक्रम जिसमें अवस्था परिवर्तन किस प्रकार से होती है और उन्हें किन किन नामों से जाना जाता है। आगे देखते हैं। अगला है बच्चों वाष्पीकरण। वाष्पीकरण क्या होता है, तो क्वथनांक से कम ताप पर द्रव के वाष्प में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को हम वाष्पीकरण कहते हैं। अर्थात क्वथनांक से जो कम तापमान जो होगा उस तापमान पर किसी द्रव के वाष्प में परिवर्तन होने की जो प्रक्रिया जो होती है उसे हम बोलते हैं वाष्पीकरण। और वाष्पीकरण जो है, वाष्पीकरण की जो दर जो होती है वो कुछ कारकों पर निर्भर करती है। कुछ कारक आपको यहां बताए गए हैं। जैसे पहला बताया गया है कि जैसे ही सतही क्षेत्रफल जो होता है यदि वो किसी द्रव का बढ़ता है तो उससे वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। उदाहरण के रूप में आपको मैं बताऊं, जैसे मान लीजिए कोई पानी जो है उसको आपने किसी गिलास में रखा हुआ है और आप देखते हैं 2 घंटे 3 घंटे आप इंतजार करते हैं, धूप के अंदर उस पानी को रख दीजिए, उसको आप इंतजार करेंगे तो आप देखेंगे उसमें जो परिवर्तन जो है आयतन में वो बहुत कम आता है। लेकिन उसी जगह यदि आप उस पानी को यदि आप फर्श पर खिंडाकर रखते हैं और उसके बाद में आप जब आयतन उसका चेक करें तो उसके आयतन में बहुत ज्यादा परिवर्तन आ जाता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि वाष्पीकरण जो है वो क्या होगा, यदि क्षेत्रफल कम रहेगा, जब गिलास में पानी था तो उसमें क्षेत्रफल कम था तो वाष्पीकरण की दर वहां कम थी। लेकिन जैसे ही उस पानी को फर्श पर खिंडाया गया तो उससे क्या हुआ, उसका सतही क्षेत्रफल बढ़ गया। सतही क्षेत्रफल बढ़ने के कारण वाष्पीकरण की दर भी बढ़ जाती है। तो पहला पॉइंट यही है कि जैसे ही सतही क्षेत्रफल बढ़ाया जाता है वाष्पीकरण की दर भी बढ़ जाती है। अगला, वायु में विद्यमान जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। किसी निश्चित तापमान पर हमारे आसपास की वायु में एक निश्चित मात्रा में ही जलवाष्प होता है। जब वायु में जल कणों की मात्रा पहले से अधिक होगी तो वाष्पीकरण की दर घट जाएगी। इसका अर्थ यह है, क्या होता है कि जो आर्द्रता जो होती है, यदि कहीं आर्द्रता ज्यादा है तो वहां पर हमेशा वाष्पीकरण की दर जो होगी वो कम होती है। जैसे जो सर्दियों का समय जो होता है, सर्दियों के समय क्या होता है कि जो हमारा मौसम जो होता है उसके अंदर पहले से ही जो आर्द्रता जो होती है या जो नमी जो होती है वो हवा में ज्यादा रहती है। तो उस समय क्या काम करते हैं, जैसे ही हम कपड़े बाहर सुखाते हैं तो सर्दियों के समय पहले से यदि वायु में आर्द्रता ज्यादा है तब वो क्या करेगी, कपड़ों से जो वायु जो है, कपड़ों से जो नमी जो है उसको कम ग्रहण करती है। इसका मतलब कि यहाँ वाष्पीकरण की दर जो है वो कम हो गई है। लेकिन जैसे ही ये गर्मियों का समय होगा जहां धूप ज्यादा होगी अर्थात वायु के अंदर जो है नमी कम है, और जब हम उस समय यदि हम कपड़े सुखाते हैं, कपड़े सुखाने से उस समय क्या होगा कि यदि यहाँ वायु के अंदर यदि जलवाष्प कम है अर्थात आर्द्रता कम है, आर्द्रता कम होगी तो इस समय कपड़े जल्दी सूख जाते हैं अर्थात वाष्पीकरण की दर अधिक होती है। तो इसका अर्थ यह निकला कि जैसे आर्द्रता यदि अधिक होती है तो वाष्पीकरण की दर कम होती है और यदि आर्द्रता कम है तो वाष्पीकरण की दर अधिक होती है। अगला है, तेज वायु में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं क्योंकि जब वायु तेज चलती है तो उस समय जो है वाष्पीकरण की दर जो है वो अधिक हो जाती है। तो जैसे क्या होगा कि जब कपड़े जब हम सुखाएंगे कभी और उन कपड़ों के अंदर क्या होगा, यदि वहां बाहर वातावरण में यदि वायु तेज चल रही है तो अब क्या होगा कि जो कपड़े जो होते हैं वो जल्दी सूख जाते हैं, और यदि वायु धीमी चल रही होती है तो वहां वाष्पीकरण की दर कम होती है, तो इसलिए कपड़े सूखने में समय भी अधिक लगता है। तो हमने वाष्पीकरण को कौन कौन से कारक प्रभावित कर सकते हैं वो हमने सभी यहाँ देखे हैं। तो कौन कौन से थे वो, पहला मैंने आपको क्या बताया कि सतही क्षेत्रफल। जैसे ही क्या होता है, सतही क्षेत्रफल यदि ज्यादा बढ़ जाता है, सतह का क्षेत्रफल किसी द्रव के लिए, तब उसमें वाष्पीकरण की दर भी
बढ़ जाती है। दूसरा हमने देखा था आर्द्रता के बारे में कि यदि वायु के अंदर पहले से नमी या आर्द्रता यदि अधिक है तो वहां वाष्पीकरण की दर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और लास्ट हमने क्या देखा है कि यदि वायु की गति यदि तेज होती है तो वहां वाष्पीकरण की दर अधिक होती है, यदि यहां गति वायु की कम होती तो वाष्पीकरण की दर क्या हो जाती, कम हो जाती। तो यह था वाष्पीकरण और उसको प्रभावित करने वाले कारक। तो बच्चों ये था आपका चैप्टर पहला, जिसका क्या नाम था, हमारे आसपास के पदार्थ। तो हमने इसमें क्या क्या पढ़ा है, हमने इसमें देखा कि जो पदार्थ जो होते हैं उनकी कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं, जिसमें हमने देखा कि मुख्य रूप से जो है वो 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस अवस्था, द्रव अवस्था, गैस अवस्था। इसके अलावा हमने देखा कि 2 और अवस्थाएं में देखी गई हैं, एक होती है प्लाज्मा और दूसरी अवस्था कौन सी होती है, दूसरी अवस्था होती है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। तो इन अवस्थाओं के बारे में हमने पढ़ा। उसके बाद हमने देखा कि जो अवस्थाएं जो होती हैं पदार्थ की, क्या ये आपस में बदली जा सकती हैं क्या, तो इनको बदला जा सकता है कौन कौन से कारकों द्वारा, तापमान द्वारा और दाब द्वारा। और ये जो अवस्थाएं जो परिवर्तित जब होती हैं तब इनके कौन कौन से इनके नाम होते हैं अवस्था परिवर्तन के, इनको क्या कहा जाता है, उसके बारे में हमने देखा। और लास्ट में हमने पढ़ा वाष्पीकरण के बारे में कि वाष्पीकरण क्या होता है। तो बच्चों ये था आपका चैप्टर। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू।